हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वर्ल्ड में। मैं हूं श्रीकांत और आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉनिकल के करंट अफेयर्स। ये क्रॉनिकल मार्च 2024 का एडिशन है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने प्रतियोगिता दर्पण को कवर कर लिया है मार्च का। वीडियो काफी समय से रुका हुआ था, थोड़ा व्यस्तता के कारण, लेकिन अब वीडियो कंटिन्यू रहेगी। तो चलिए, प्रतियोगिता दर्पण ने हम लोगों ने कवर कर लिया है और आज क्रॉनिकल को पढ़ते हैं। करंट अफेयर्स एक्सप्लेनेशन कंप्लीट मिलेगा इसमें आपको। पीडीएफ अपलोड हो चुका है, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम से, जहां पहला टॉपिक है ग्लोबल 500 आईटी सर्विसेज रैंकिंग। तो देखा जाए तो 17 जनवरी 2024 को ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 सूची दावोस में जारी किया गया और एक्सेंचर 40.5 बिलियन डॉलर के ब्रांड मूल्य के साथ विश्व का सबसे मूल्यवान आईटी सेवा ब्रांड बना हुआ है। एक्सेंचर डबलिन में स्थित एक आयरिश अमेरिकी पेशेवर सेवा कंपनी है। ठीक है, और देखा जाए तो विश्व में ये दूसरे सबसे मूल्यवान जो है आईटी सेवा ब्रांड का दर्जा जो प्राप्त हुआ है वो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को हुआ है। ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस को। और शीर्ष 100 में सबसे मूल्यवान ब्रांडों में एकमात्र भारतीय ब्रांड टीसीएस है। देखा जाए तो वर्ष 2023 में 69वें स्थान पर थी और टाटा समूह का कुल मूल्य 28.63 अरब डॉलर है अभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भारत में 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर। तो देखा जाए तो 15 जनवरी को नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 वर्षों के दौरान, मतलब 2013-14 से लेकर 2022-23 के मध्य में भारत में 24.82 करोड़ लोग जो है वो बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। गरीबी में सबसे बड़ी गिरावट उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में दर्ज की गई है। भारत में बहुआयामी गरीबी जो है वो 2013-14 में 29.17% से घटकर 2022-23 में मात्र 11.28% रह गई है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के 3 समान रूप में भारतीय आयामों में व्याप्त अभावों का एक साथ मापन करती है, जो 12 सतत विकास लक्ष्यों और संबंधित संकेतकों द्वारा दर्शाए जाते हैं। इनमें पोषण, बाल और किशोर मृत्यु दर, फिर आपको मातृत्व स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति, खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास, संपत्ति और बैंक खाते शामिल हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भारत का सबसे प्रदूषित शहर। तो देखा जाए तो 10 जनवरी को थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया। रिपोर्ट के अनुसार भारत के प्रदूषित शहरों में पहला स्थान है बर्नीहाट का, जो कि मेघालय का है। और ये सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर ने 2023 में 75% से अधिक दिनों के एयर क्वालिटी डेटा वाला 227 शहरों का अध्ययन किया है। बिहार का बेगूसराय दूसरा और उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा तीसरे स्थान पर है। इस सूची में दिल्ली जो है वो 8वें स्थान पर रहा। शीर्ष 50 प्रदूषित शहरों में 18 बिहार के हैं, 8 हरियाणा के और 8 राजस्थान के हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आगे है कि असम के सिलचर में 29 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पर सबसे कम 10 पीएम स्तर दर्ज है। पीएम मतलब पार्टिकुलेट मैटर होता है। ठीक है, और देखा जाए तो शीर्ष 10 प्रदूषित शहरों में पार्टिकुलेट मैटर जो है 10 की सांद्रता भारतीय मानकों की तुलना में 3 से 5 गुना और विश्व स्वास्थ्य संगठन की सीमा से 13 से 20 गुना अधिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है विश्व की सबसे अमीर महिला बनी फ्रांसुआ बेटनकोर्ट मायर्स। देखा जाए तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार अगर देखें तो फ्रांसुआ बेटनकोर्ट मायर्स जो है वो विश्व की सबसे अमीर महिला बन गई है। इनकी संपत्ति जो है वो 100 अरब डॉलर यानी 100.1 बिलियन डॉलर है। ठीक है, और मायर्स जो है वो विश्व की सबसे बड़ी कॉस्मेटिक कंपनी लॉरियाल की उत्तराधिकारी है। मायर्स और उनके परिवार के पास लॉरियाल में 34% की हिस्सेदारी है। मायर्स जो है वो विश्व की अमीरों की लिस्ट में 12वें नंबर पे आ चुकी है।
इस सूची में 229 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ एलन मस्क शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं, WESP 2024 रिपोर्ट। तो देखा जाए तो 4 जनवरी 2024 को आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के यूएन विभाग ने विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं 2024 यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट नामक रिपोर्ट प्रकाशित की। और संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था 2024 में 6.2% की दर से बढ़ने का अनुमान है। मजबूत घरेलू मांग और विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में मजबूती से भारत की आर्थिक वृद्धि दर में बढ़त का अनुमान लगाया गया है। यूएन ने 2023 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.3% रहने का अनुमान जताया था। हालांकि वर्ष 2025 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के 6.6% रहने का अनुमान है। ठीक है, चलिए आगे देखें। तो रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी जो है 2024 में वो 5.2% की दर से बढ़ने का अनुमान है। रिपोर्ट में वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर वर्ष 2023 के अनुमानित है 2.7% से घटकर 2024 में 2.4% रहने का अनुमान जताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा। तो 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की है और इस योजना के अंतर्गत देश के 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर प्रणाली यानी रूफटॉप सोलर पैनल लगाई जाएगी। इस योजना का जो उद्देश्य है वह गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के बिजली के बिलों में कटौती करना है। इस योजना से भारत ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बनेगा और सुदूर क्षेत्र में रहने वाले लोगों को इस योजना के अंतर्गत लाया जाएगा। योजना का सबसे अधिक लाभ उन राज्यों के लोगों को होगा जहां बिजली काफी अधिक महंगी है। रूफटॉप सोलर पैनल एक इमारत की छत पर स्थापित फोटोवोल्टाइक पैनल है जो मुख्य बिजली आपूर्ति इकाई से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में 928 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ। तो देखा जाए तो 4 जनवरी 2024 को केंद्रीय शिक्षा तथा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तर प्रदेश में 928 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया। ठीक है, और पीएम श्री योजनाएं केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे वर्ष 2022 में शुरू किया गया था। इस योजना के माध्यम से 5 वर्षों में पूरे भारत के 14,500 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा और नई शिक्षा नीति से जोड़ा जाएगा। ठीक है, और राज्य में जो पीएम श्री के तहत 1,000 से अधिक स्कूलों का उन्नयन और आधुनिकीकरण इस दिशा में एक कदम है। ठीक है, और पहले चरण में उत्तर प्रदेश में 928 सरकारी स्कूलों को पीएम श्री योजना में शामिल किया है और जिसमें 81 केंद्रीय और जवाहर नवोदय विद्यालय इसमें शामिल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और इसमें है पूरे राज्य में 1753 स्कूलों को पीएम श्री स्कूलों के रूप में अपग्रेड करने के लिए चुना गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य है कि प्रारंभिक बचपन की देखभाल, शिक्षक प्रशिक्षण को मजबूत करना, मौजूदा परीक्षा प्रणाली और शिक्षा में सुधार जैसे आवश्यक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना है। देश के 26 करोड़ छात्रों में से लगभग 20% उत्तर प्रदेश राज्य के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। उत्तर प्रदेश जो है देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। वर्ष 2021-22 में प्रदेश की कुल जीडीपी जो है वो 16.45 लाख करोड़ रुपए थी, जो कि वित्त वर्ष 2022-23 में 22.58 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। राष्ट्रीय आय में उत्तर प्रदेश का जो योगदान है वो 9.2% का है। राज्य के $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर ये अग्रसर है।
और वर्ष 2022-23 में राज्य के विकास दर 9.8% के मुकाबले स्थिर कीमतों की राष्ट्रीय वृद्धि दर 7.2% दर्ज की गई है। इस अवधि के दौरान राज्य की मौजूदा जो कीमतों में वृद्धि दर है वो 14.3% दर्ज की गई। ठीक है, आगे देखें तो अगला है उत्तर प्रदेश में 5 नए हवाई अड्डे का निर्माण। तो देखा जाए तो 11 जनवरी 2024 को नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक महीने में 5 नए हवाई अड्डों का उद्घाटन किया जाएगा। नए हवाई अड्डों का उद्देश्य है राज्य में हवाई कनेक्टिविटी में सुधार करना और अधिक पहुंच और आर्थिक विकास की सुविधा प्रदान करना। नए हवाई अड्डों का उद्घाटन आजमगढ़, अलीगढ़, मुरादाबाद, चित्रकूट और श्रावस्ती में किया जाएगा। 5 नए हवाई अड्डों के संचालित होने के बाद राज्य में हवाई अड्डों की संख्या बढ़कर 19 हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है वाराणसी व प्रयागराज को स्वच्छ गंगा टाउन पुरस्कार। तो केंद्र सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में वाराणसी सबसे स्वच्छ गंगा नगर के रूप में शीर्ष स्थान पर है। प्रयागराज दूसरे स्थान पर है जबकि बिजनौर तीसरे स्थान पर है। सर्वेक्षण में वाराणसी में सबसे अधिक 76.5 अंक अर्जित किए और इसके बाद 74.4 अंकों के साथ प्रयागराज, 74.3 अंकों के साथ बिजनौर का स्थान रहा। 1 लाख से 10 लाख तक की आबादी श्रेणी में नोएडा को भी गार्बेज फ्री सिटी में 5 स्टार रैंकिंग और पहली बार वाटर प्लस सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बिहार लघु उद्यमी योजना 2024। तो देखा जाए तो बिहार सरकार के द्वारा बिहार लघु उद्योग योजना 2024 की शुरुआत की गई है और इसका लाभ सिर्फ बिहार के निवास कर रहे गरीब परिवारों को मिलेगा। बिहार सरकार ने 90 लाख से अधिक गरीब परिवारों में से प्रत्येक परिवार को 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना को मंजूरी दी। 5 वर्ष तक चलने वाली इस योजना का लक्ष्य गरीब परिवारों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है जिनकी मासिक आय 6,000 रुपए प्रति माह से कम है। ठीक है, और राज्य उद्योग विभाग द्वारा इस योजना को लागू किया जाएगा और लाभार्थी का चयन कंप्यूटरीकृत रैंडमाइजेशन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। गरीब परिवारों के कम से कम एक सदस्य को 63 प्रकार की छोटी औद्योगिक या प्रसंस्करण इकाइयों को स्थापित करने के लिए 3 किस्तों में 2 लाख रुपए तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा। आगे देखें तो अगला है कि गंगा पर 4,556 मीटर लंबे पुल का निर्माण। तो देखा जाए तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति 3,064.45 करोड़ रुपए की लागत से बिहार में गंगा पर 4,556 मीटर लंबा 6 लेन केबल आधारित पुल के निर्माण को मंजूरी दी है और ये पुल जो होगा वो बिहार में दीघा और सोनपुर को जोड़ेगा। नया पुल जो होगा वो उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ेगा तथा भारी वाहनों द्वारा परिवहन की अनुमति भी इस पे दी जाएगी। इस परियोजना से वैशाली जैसे बौद्ध तीर्थ स्थलों के लिए कनेक्टिविटी में भी सुधार होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है झारखंड के 17 जिले सूखे से प्रभावित। तो देखा जाए तो झारखंड सरकार ने हाल ही में औसत से कम बारिश के बाद 17 जिलों के 158 ब्लॉकों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया जिससे लगभग 15 लाख किसान प्रभावित हुए। महत्वपूर्ण खरीफ रोपण अवधि के दौरान राज्य में औसत वर्षा से लगभग 40% की कमी देखी गई। परिणाम स्वरूप फसल का रकबा काफी कम हो गया। झारखंड के गठन के बाद 20 से अधिक वर्षों में 10 सूखा वर्ष आधिकारिक तौर पर घोषित किए गए और राज्य में लगभग प्रति 3 वर्ष में एक बार सूखा पड़ता है। वर्तमान में झारखंड में केवल 20% कृषि योग्य भूमि है, सिंचाई की सुविधा है जिसके परिणाम स्वरूप गंभीर असुरक्षा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि पंजाब में पहला मदर मिल्क बैंक। तो देखा जाए तो पंजाब में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अपनी तरह का पहला मदर मिल्क बैंक डॉक्टर BR अंबेडकर राज्य चिकित्सा संस्थान मोहाली में स्थापित किया जाएगा और मोहाली में
यह मदर मिल्क बैंक जो है वो रोटरी इंटरनेशनल के द्वारा स्थापित किया गया है और रोटरी ने इस बैंक को उपकरण और अन्य जरूरी सामान खरीदने के लिए 30 लाख रुपए दिए हैं। यह एक नॉन प्रॉफिट बैंक है जहां की नवजात शिशुओं के लिए मां का सुरक्षित दूध स्टोर किया जाएगा। ठीक है, इसकी मदद से उन नवजात शिशुओं को मां का दूध उपलब्ध कराया जाता है जिनकी अपनी मां किसी कारणवश स्तनपान करा पाने में असमर्थ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024। तो 10 से 12 जनवरी को गुजरात के गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 के 10वें संस्करण का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जनवरी को 2024 को समिट का उद्घाटन किया और ग्लोबल समिट में 34 भागीदारी देश और 16 भागीदार संगठनों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि थे संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद। थीम है गेटवे टू द फ्यूचर। समिट की मुख्य घोषणाएं अगर देखें तो इस कार्यक्रम में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने हजीरा में भारत की पहली कार्बन फाइबर फैसिलिटी स्थापित करने की घोषणा की है। ठीक है, और अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने कच्छ में खावरा में 30 गीगावाट का नवीकरणीय ऊर्जा प्लांट लगाने की घोषणा की है। टाटा ग्रुप के चेयरमैन है एन चंद्रशेखर ने गुजरात के धोलेरा में सेमीकंडक्टर फैक्ट्री की योजना की घोषणा की है और लक्ष्मी मित्तल की कंपनी आर्सलर मित्तल ने हजीरा में 24 मिलियन टन स्टील उत्पादन करने वाली साइट शुरू करने की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला टॉपिक है तमिलनाडु ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2024। देखा जाए तो 7 जनवरी को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने चेन्नई में 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर मीट 2024 का उद्घाटन किया और यह सम्मेलन जो है वो तमिलनाडु को वर्ष 2030 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का उद्देश्य के तहत आयोजित किया गया है। इस निवेश से राज्य में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से करीब 26.9 लाख नौकरियों का सृजन हो सकता है। सिंगापुर, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और मलेशिया इस सम्मेलन की भागीदार देशों में शामिल है। प्रमुख निवेशक है टाटा पावर ने तमिलनाडु में 10 गीगावाट सौर और पवन ऊर्जा क्षमता विकसित करने के लिए 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। ठीक है, और अदानी समूह ने राज्य में निवेश के 3 समझौता पत्रों पर हस्ताक्षर किए हैं जिनके जरिए कुल 41,200 करोड़ रुपए निवेश होगा। इनमें एक सीमेंट ग्राइंडिंग इकाई की स्थापना, दूसरा पंप स्टोरेज प्लांट की शुरुआत और तीसरा हाइपर स्केल डेटा सेंटर की स्थापना शामिल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विंग्स इंडिया 2024। तो देखा जाए तो 18 से 21 जनवरी को भारत का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2024 हैदराबाद की बेगमपट हवाई अड्डे पर आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विमान उद्योग के सबसे नवीन विमानन प्रौद्योगिकी और मशीनरी का प्रदर्शन किया गया है और यह कार्यक्रम जो है वो नवाचार, साझेदारी और उड़ान के भविष्य पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। प्रदर्शनी में हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने अपने स्वदेशी नागरिक प्लेटफॉर्म जैसे कि हिंदुस्तान 228 विमान और उन्नत नागरिक हेलीकॉप्टर ध्रुव का प्रदर्शन किया। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है तितली की नई प्रजाति कंजाइंड सिल्वर लाइन। देखा जाए तो 15 जनवरी को नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज बेंगलुरु के द्वारा जारी एक वक्तव्य के अनुसार संस्थान के वैज्ञानिकों ने पश्चिमी घाट के जैव विविधता वाले हिस्से कोडागू जिले के घने जंगलों में तितली की एक नई प्रजाति कंजाइंड सिल्वर लाइन की खोज की है। इस प्रजाति का जो वैज्ञानिक नाम है वो है सिगारिटिस कंजक्टा। ठीक है, सिगारिटिक्स कंजक्टा। और इस खोज से संबंधित निष्कर्ष जुटेक्सा नामक जर्नल में प्रकाशित किए गए। लाइकेनिडाई परिवार के अंतर्गत सिल्वर लाइन तितलियों की तरह
नई प्रजाति छोटी है और इसके पंखों का फैलाव 1 इंच से भी कम है। पंखों के नीचे की तरफ विशिष्ट जुड़े हुए बैंड का पता चलता है, जिसके कारण इसे कंजॉइंट सिल्वर लाइन नाम दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, सोशल ऑडिट सलाहकार निकाय की पहली बैठक कहां आयोजित की गई? तो ये आयोजित की गई है नई दिल्ली में। अगला है, आकाशवाणी ने किसी एक नए चैनल का शुभारंभ किया। तो किसी एक नए चैनल का शुभारंभ किया, वो है आराधना। ठीक है, और यहां से दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, किस राज्य को वर्ष 2022 के लिए शीर्ष कार्य निष्पादन करने वाले राज्य का राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार प्रदान किया गया? ये प्रदान किया गया है मेघालय को। नेक्स्ट है, रक्षा लोक सेवा इकाई भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला के अत्यधिक सभागार अभिज्ञान का उद्घाटन कहां किया गया? ये किया गया है गाजियाबाद में। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम की ओर, जहां पहला है विलियम लाई, ताइवान के नए राष्ट्रपति। तो देखा जाए तो चीनी गणराज्य ताइवान के मतदाताओं ने संप्रभुता समर्थक उम्मीदवार विलियम लाई चिंगपे को राष्ट्रपति के रूप में चुना। लाई वर्तमान में ताइवान के उपराष्ट्रपति। लाई को लगभग 40% वोट मिले, और जबकि कुओमिंगतांग को और ताइवान के पीपुल्स पार्टी को उम्मीदवारों को क्रमशः 33% और 26% वोट मिले। चीन ने लाई को अलगाववादी और ताइवान की स्वतंत्रता का समर्थक बताया। विलियम लाई पहले राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं जिन्हें 50 लाख वोट मिले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन। तो ये देखा जाए तो 15 से 19 जनवरी 2024 तक स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया। सम्मेलन का विषय है विश्वास का पुनर्निर्माण, यानी कि रीबिल्डिंग ट्रस्ट। इस सम्मेलन में विश्वास के पुनर्निर्माण के आदर्श वाक्य के साथ भू राजनीति, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य और जलवायु परिवर्तन पर विशेष चर्चा की गई। भारत में शिखर सम्मेलन में लैंगिक समानता और बराबरी के लिए ग्लोबल गुड अलायंस गठबंधन का शुभारंभ किया गया। WEF के संस्थापक और अध्यक्ष क्लास श्वाब ने इस पहल को पूर्ण समर्थन के साथ भागीदार बनने की पेशकश की। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में भारत ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ भाग लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत यूएस व्यापार नीति फोरम। देखा जाए तो 12 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में भारत संयुक्त राज्य अमेरिका व्यापार नीति फोरम की 14वीं मंत्रिमंडलीय स्तर की बैठक का आयोजन की गई। भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत कैथरीन ताई ने फोरम बैठक की सह अध्यक्षता की। दोनों देशों के द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गैर टैरिफ बाधाओं को कम करने के लिए एक संयुक्त सुविधा तंत्र स्थापित करने के सहमत हुए। बैठक में खनिज, सीमा शुल्क, आपूर्ति श्रृंखला एवं उच्च तकनीक उत्पादों में व्यापार सहित कुछ क्षेत्रों में भविष्य की संयुक्त पहल शुरू करने के लिए एक फाउंडेशन बनाने की प्रतिबद्धता जताई गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य की ओर, जहां पहला है कि भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.7%। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च। तो देखा जाए तो 3 जनवरी 2024 को इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2024 की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के अपने अनुमान को 6.2% से बढ़ाकर 6.7% कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार मजबूत अर्थव्यवस्था की वजह से जीडीपी के वृद्धि अनुमान को संशोधित करके बढ़ाया गया है। खुदरा महंगाई तीसरी और चौथी तिमाही में घटकर क्रमशः 5.1% और 4.7% रहने का अनुमान है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2024 में सकल स्थिर पूंजी निर्माण 9.5% बढ़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का हिंदुस्तान जिंक के साथ समझौता। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व लाभार्थियों को
वित्तीय समावेशन सेवाएं देने के लिए हाल ही में हिंदुस्तान जिंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह सहयोग हिंदुस्तान जिंक के परिचालन क्षेत्रों के आसपास सामुदायिक लाभार्थियों के जीवन पर अस्थायी प्रभाव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है। ये सहयोग स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, महिलाओं, किसानों और युवाओं को कवर करने वाले 3.5 लाख से अधिक लाभार्थियों के लिए वित्तीय सहायता सुनिश्चित करेगा। देखा जाए तो इससे बैंक खाते खोलने, पेंशन उत्पादों, दीर्घकालिक बचत और निवेश योजनाओं आदि तक आसान पहुंच सुनिश्चित होगी। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना भारत सरकार के स्वामित्व वाली 100% इक्विटी के साथ संचार मंत्रालय के डाक विभाग के अंतर्गत की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है एनएसई। एनएसई विश्व का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो विश्व का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज। देखा जाए तो फ्यूचर्स इंडस्ट्री एसोसिएशन के अनुसार भारत का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कारोबार वाले अनुबंधों की संख्या के हिसाब से वर्ष 2023 में विश्व का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज बनकर उभरा है। यह लगातार 5वां वर्ष है जब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा ट्रेडों की संख्या यानी इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर बुक के आधार पर यह इक्विटी सेगमेंट में विश्व के तीसरे स्थान पर है। ठीक है, और एनएसई समूह में एनएसई के साथ एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज शामिल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करते हैं पुरस्कार सम्मान की ओर, जहां पहला है केआईए बेंगलुरु को एयरपोर्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार। तो देखा जाए तो 18 जनवरी 2024 को केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु को विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार दिया गया। और यह पुरस्कार केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बेंगलुरु और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। विंग्स इंडिया अवार्ड केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा हैदराबाद में प्रदान किए गए। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 5 लोकसभा सांसद संसद रत्न पुरस्कार हेतु चयनित। तो देखा जाए तो 7 जनवरी 2024 को संसद रत्न से सम्मानित किए जाने वाले 5 सांसदों और संसद महारत्न से सम्मानित 4 सांसदों के नामों की घोषणा की गई और इन सांसदों को पुरस्कार 17 फरवरी 2024 को प्रदान किया जाएगा। संसद रत्न पुरस्कार देखें तो नाम है और ये राजनीतिक दल है। तो नाम देखा जाए तो सुकांत मजूमदार भाजपा के हैं, श्रीकांत एकनाथ शिंदे शिवसेना के हैं, सुधीर गुप्ता भाजपा के हैं, राम सिंह कोल्हे एनसीपी के हैं और कुलदीप राय शर्मा कांग्रेस के हैं। इन्हें संसद रत्न पुरस्कार दिया गया। और संसद महारत्न पुरस्कार में देखा जाए तो एनके प्रेमचंद्रन आरएसपी के हैं, अधीर रंजन चौधरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हैं, विद्युत बरन महतो भाजपा के हैं और हिना विजय कुमार गावित भाजपा के हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रीसा चक्रवर्ती विश्व के सबसे प्रतिभावान छात्रों की सूची में शामिल। तो देखा जाए तो भारतवंशी अमेरिकी छात्रा है प्रीसा चक्रवर्ती, 9 वर्ष की है और प्रतिष्ठित जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर टैलेंटेड यूथ ने विश्व के सबसे प्रतिभावान छात्रों की सूची में शामिल किया है। प्रीसा को 90 देशों के 16,000 छात्रों की परीक्षा के परिणाम के आधार पर सूची में स्थान दिया गया। कैलिफोर्निया के फ्रेमोंट स्थित वॉर्म स्प्रिंग एलिमेंट्री स्कूल की छात्रा प्रीसा ने 2023 की गर्मियों में ग्रेड 3 की छात्रा के रूप में जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर टैलेंटेड यूथ द्वारा आयोजित परीक्षा दी थी। प्रीसा को स्कैलस्टिक असेसमेंट टेस्ट, अमेरिकन कॉलेज टेस्टिंग और स्कूल और कॉलेज एलिजिबिलिटी टेस्ट, कॉलेज एबिलिटी टेस्ट, टैलेंट सर्च के रूप में सम्मानित किया गया। प्रीसा चक्रवर्ती ने परीक्षा के मौखिक और मात्रात्मक अनुभव में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 99% अंक प्राप्त किए। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं विविध की ओर। विविध में पहला है सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024। तो ये 2 जनवरी से 15 जनवरी तक हुआ। राजस्थान के थार रेगिस्तान में भारत और संयुक्त अरब अमीरात की सेनाओं के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन किया गया।
डेजर्ट साइक्लोन का जो उद्देश्य था वो था शहरी परिचालन में सर्वोत्तम प्रथाओं को सिखाना और साझा करना। यह संयुक्त अभ्यास दोनों देशों की सैन्य साझेदारी को मजबूत करने, अंतर संचालनीयता बढ़ाने और क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा में योगदान करने की प्रतिबद्धता की प्रमाण के रूप में कार्य करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है अभ्यास डेजर्ट नाइट। 23 जनवरी 2024 को भारतीय वायुसेना ने फ्रांसीसी वायुसेना और यूएई वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन किया। अभ्यास के दौरान आईएएफ ने SU-30 MKI, MiG-29, जैगुआर, AWACS C-130J को मैदान में उतारा। फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल में राफेल लड़ाकू विमान और एक मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट शामिल थे, जबकि संयुक्त अरब अमीरात वायुसेना ने F-16 को मैदान में उतारा था। डेजर्ट नाइट अभ्यास मुख्य रूप से तीनों वायुसेनाओं के बीच तालमेल और अंतर संचालियता बढ़ाने के लिए केंद्रित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है अभ्यास सहयोग काइजिन। तो ये 12 जनवरी 2024 को चेन्नई के तट के निकट भारतीय तटरक्षक और उसके जापानी समकक्ष द्वारा संयुक्त अभ्यास सहयोग का आयोजन का 13वां संस्करण आयोजित किया गया। बंगाल की खाड़ी में सहयोग काइजिन कोड नाम से संयुक्त अभ्यास में उन्नत उपकरणों से लैस आईसीजीएस शौर्य और जेसीजीएस याशिमा ने एमटी मत्स्य दृष्टि और एमवी अन्वेषिका के चालक दल को बचाने के लिए कार्रवाई की। इस अभ्यास के तहत संकट में फंसे जहाज के चालक दल को बचाने के लिए तुरंत कदम उठाया गया। यह अभ्यास 2006 में हस्ताक्षरित सहयोग ज्ञापन एमओसी के तहत दोनों देशों के बीच चल रहे सहयोग का एक हिस्सा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं पुस्तक की ओर। तो पहला है द प्रोफेशनल्स हैंडबुक टू चैट जीपीटी। इसके लेखक हैं वी पट्टाभिराम और डुंगरू चंद यू जैन। फिर नेक्स्ट है द रिवर्स स्विंग। इसके लेखक हैं अशोक टंडन। फिर है द लॉर्ड्स ऑफ द वानखेड़े। इसके लेखक हैं W.V. रमन और आर कौशिक। फिर है सचिन A50। इसके लेखक हैं बोरिया मजूमदार। फिर है ब्रेकिंग द मोल्ड, री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर। इसके लेखक हैं रोहित लांबा। फिर है गांधी, अ लाइफ इन 3 कैंपस। इसके लेखक है MJ अकबर। और संस्कृत के आयाम, इसके लेखक हैं मनोरमा मिश्रा। फिर है असम के बहादुर लाचित बरफुकन। इसके लेखक हैं अरूप कुमार दत्ता। फिर है एन अनकॉमन लव, द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति। इसके लेखक हैं चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं अपॉइंटमेंट्स की ओर, जहां पहला है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में नियुक्त हुए। तो ये नियुक्त हुए हैं साइमा वाजिद, जो कि बांग्लादेश की है। फिर है नौसेना, भारतीय नौसेना के पूर्व कमान मुख्यालय में संचालित मामलों के चीफ स्टाफ ऑफिसर का पदभार संभाला। ये संभाला है रियर एडमिरल शांतनु झा ने। फिर 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। ये नियुक्त हुए हैं अरविंद पनगढ़िया। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं निधन की ओर। तो निधन में है प्रोफेसर वेद प्रकाश नंदा। ये प्रमुख भारतीय अमेरिकी कानूनविद प्रोफेसर वेद प्रकाश नंदा का निधन हो गया है। फिर है वासुदेव पांडे जो है वो त्रिनिदाद और टोबैगो के पूर्व प्रधानमंत्री थे। वासुदेव पांडे का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं खेल कूद की ओर, जहां पहला है WTT फीडर कॉपर्स क्रिस्टी 2024। तो जनवरी 2024 में यानी 18 जनवरी 2024 को भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी श्रीजा अकुला ने अमेरिका के टेक्सास में WTT फीडर कॉपर्स क्रिस्टी 2024 का अपना पहला अंतरराष्ट्रीय खिताब जीता। 2 बार नेशनल चैंपियन श्रीजा अकुला ने महिला एकल फाइनल में यूएसए की लिली झांग को 11-6, 18-16 और 11-5 से हराया। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है शुभमन गिल को क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024।
देखा जाए तो 23 जनवरी को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने हैदराबाद में भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल को क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के अवार्ड से सम्मानित किया। पूर्व बल्लेबाज फारूक इंजीनियर को कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री को भी लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रवि कुमार दाहिया को फ्रांस के ग्रैंड प्री में कांस्य पदक। तो देखा जाए तो रवि कुमार दाहिया ने ग्रैंड प्री डी फ्रांस हेनरी डैगलेन 2024 रेसलिंग टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता। ठीक है, और फ्रांस के नीस में पुरुषों की 61 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्क में कांस्य पदक मुकाबले में रवि ने कजाकिस्तान के कैरात आमिरतायेव को 10-4 से हराया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रज्ञानंद भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी। तो शतरंज के खिलाड़ी रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने 2024 टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट के विश्व चैंपियन डिंग लिरेन को हराया। इस जीत के साथ प्रज्ञानंद विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़कर भारत में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। यह उपलब्धि प्रज्ञानंद को शास्त्रीय शतरंज में मौजूदा विश्व चैंपियन को हराने वाले आनंद के बाद दूसरे भारतीय के रूप में स्थापित करती है। रमेश बाबू प्रज्ञानंद ग्रैंड मास्टर का खिताब पाने वाले 5वें सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है खेलो इंडिया युवा खेल प्रतियोगिता 2023 में महाराष्ट्र के आर्यन दावंडे ने लड़कों की आर्टिस्टिक ऑलराउंड प्रतिस्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। फिर नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जनवरी 2024 को खेलो इंडिया गेम्स 2023 का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये चेन्नई में उद्घाटन किया गया है। अगला है कि 14 जनवरी 2024 को रियल मैड्रिड ने किसे हराकर स्पेनिश सुपर कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है? ये बार्सिलोना को हराकर जीता है स्पेनिश सुपर कप फुटबॉल टूर्नामेंट। ठीक है, रियल मैड्रिड ने जीता है। और 9 जनवरी को देखा जाए तो हॉकी इंडिया ने हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है नीदरलैंड के हरमन क्रूज को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करेंगे दिवस की ओर, जहां पहला है कि 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया, जिसका थीम था लचीले भविष्य का निर्माण करने वाले परिवार। फिर 1 जनवरी को विश्व शांति दिवस भी मनाया गया। 4 जनवरी को मनाया गया विश्व ब्रेल दिवस, जिसका थीम है समावेश और विविधता के माध्यम से सशक्तिकरण। फिर 5 जनवरी को मनाया गया है राष्ट्रीय पक्षी दिवस, जिसका थीम है लड़ाई का अधिकार, राइट टू फाइट। फिर 6 जनवरी को मनाया गया विश्व युद्ध अनाथ दिवस। 9 जनवरी को मनाया गया है प्रवासी भारतीय दिवस, जिसका थीम है प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। 10 जनवरी को मनाया गया है विश्व हिंदी दिवस, थीम है हिंदी पारंपरिक ज्ञान के कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक। 11 जनवरी को मनाया गया है राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। 12 जनवरी को मनाया गया है राष्ट्रीय युवा दिवस, जिसका थीम है इट्स ऑल इन द माइंड। 15 जनवरी को मनाया गया है भारतीय सेना दिवस, जिसका थीम है राष्ट्र की सेवा। 16 जनवरी को मनाया गया है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। 23 जनवरी को मनाया गया है पराक्रम दिवस। 24 जनवरी को मनाया गया अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस, जिसका थीम है अस्थायी शांति के लिए सीखना। 24 जनवरी को मनाया गया है राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी को मनाया गया है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, जिसका थीम है स्टेबल जर्नी टाइमलेस मेमोरी। 25 जनवरी को मनाया गया राष्ट्रीय मतदाता दिवस, जिसका थीम है वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। 26 जनवरी को मनाया गया है भारत का गणतंत्र दिवस, जिसका थीम है विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। 26 जनवरी को मनाया गया है और अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, जिसका थीम था सीमा शुल्क प्रथाओं में अनुकूलनशीलता और समावेशिता। 27 जनवरी को मनाया गया अंतरराष्ट्रीय स्मरणोत्सव दिवस। 29 जनवरी महीने का जो आखिरी रविवार था, उस दिन मनाया गया विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस, इसका थीम है कुष्ठ रोग को हटाओ। 30 जनवरी को मनाया गया है शहीद दिवस। तो चलिए ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन दबा लें, नोटिफिकेशन बेल। टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक आपको नीचे मिलेगा जहां आप पीडीएफ डाउनलोड
कर सकते हैं। पीडीएफ का लिंक भी मिल जाएगा तो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन स्टडी सेंटर डॉट इन पर जाकर भी आप हमारे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। जो पीडीएफ जो भी टॉपिक बचा हुआ है, आई मीन जो मंथ का प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल बचा हुआ है, उसे हम लोग जल्द से जल्द कवर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।